नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने जो है पिछली वीडियो की रिवीजन भी कर ली होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि आपकी क्विज भी हुई थी। लगभग क्विज में सभी ने पार्टिसिपेट किया था और रिस्पॉन्स भी सभी का अच्छा रहा। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको सारी पीडीएफ वहां मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जिसको बहुत डेवलप सभ्यता हम मानते हैं, क्योंकि इसमें इतना डेवलप हमने देखा है, घरों को इतना डेवलप देखा है, जो नालियां होती हैं ना, उनको बड़ी अच्छे से डेवलप कर रखा था, बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड जैसे बोलते हैं, उनको कर रखा था ताकि स्वच्छता का भी, साफ सफाई का भी अच्छा ध्यान रहे। तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? एक्चुअली ये सभ्यता थी जो वो सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, वहीं पर ये पनपी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। और इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियो कार्बन की जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्म मान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। जो हमने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किए हैं रेडियो कार्बन सी के द्वारा। ठीक है, उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सी सभ्यता कैसी थी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कैसा था, वो सारा हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करके उसकी जो है डेट को डिफाइन किया गया है, जो थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। जो ये सभ्यता थी ना, इसका जो आकार था वो ट्रायंगल शेप में था, ये आपको याद रखना है। जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी शेप में थी? ट्रायंगल शेप में थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ आपको फैक्ट मिलेंगे, वो फैक्ट ये हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें हड़प्पा सभ्यता से 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं। ठीक है जी, तो आप इसके फैक्ट को हमेशा याद रखें, रिवीजन करें इनकी। जो इसकी खोज किसने की थी? 1921 में राय बहादुर दयासानी ने की थी। जो सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रोटो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, कि जिसके पास हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको स्टडी नहीं किया गया, वो हमारे पास होती है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है जी, आगे हमारे पास आता है कांस्य युग में रखा जाता है। जो ये सभ्यता थी ना, इसको कांस्य युग में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो थे कांसे पर डिपेंड थी ये सभ्यता, मतलब कांसे का यूज ज्यादा करती थी। अब आपने सुना होगा कांसे के ये मृत भांड वो बनाते थे, बर्तन बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। ठीक है जी, तो ये ज्यादा उसका कांसे का यूज करते थे, इसलिए ये सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय है। जो इस सभ्यता में लोग रहते थे, जो उसके निवासी थे, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय से थे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि जो ये है, ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। देखो कितनी डेवलप है, घर भी कितने अच्छे से बनाए हैं, और देखिए ये नालियां थी जो मतलब बिल्कुल स्वच्छ मानी गई थी, जो अंडरग्राउंड होके निकलती थी। और ये आज के उसमें देखते हैं हम, जो आज हमारी सभ्यता रह गई है, मतलब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभ्यता रह गई और पिछले उससे ये थी।
ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। जो उत्तर में अब क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि जो उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण में ये स्थान थे ना, इनको किस नाम से जाना जाता था? सिंधु सभ्यता में इनको किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर के पार्ट को कहा जाता था मांडा, उत्तर के पार्ट को कहा जाता था मांडा, पश्चिम सुतकांडोर, दक्षिण दायमाबाद, पूर्व आलमगीर। ये पॉइंट क्या कहा? अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि आपको लोकेशन याद कर, लोकेशन से आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट वाली चीजें डाली हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये एकदम जैसे है ना घोल के पी लेने हैं, ये फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने। जो सिंधु सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी बात, ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े जो नगर थे, उनमें सबसे पहले आ जाता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला है। जो धोलावीरा है ना भारत में, वो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट मानी जाती है। मतलब पहला जो साइट थी वो धोलावीरा में थी, और इसको जो यूनेस्को की लिस्ट होती है ना, उसमें 2021 में इसको विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, उसमें शामिल। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, वो भारत के गुजरात में। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये थोड़ा वो मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के पहले तो ना स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये भारत का ही पार्ट था पाकिस्तान, तो वहां ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, वहां ज्यादा डेवलप हुई है पाकिस्तान में। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें इसके सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिलते हैं? वो गुजरात में गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा स्थल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर माना गया है, और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो राखीगढ़ी है, और जो हरियाणा के हिसार जिले में है, और सबसे ज्यादा गुजरात में इसके स्थल पाए गए हैं। ये 3-4 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, आप इनको देख लेना। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग करने का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन हमारा राजस्थान में पड़ता है, और जो जुते हुए खेत, ठीक है जी, और ईंटों का प्रयोग कहाँ मिला है? वो कालीबंगन से हमें मिला है। और ये है थोड़ी लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि कौन कौन से स्थल थे, वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। जो मैंने बताया ना आपको, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो जो ये फीमेल का इन्होंने बनाई है ना मूर्ति, कांस्य युगीन मूर्ति है ये भी, और एक ये पंडित जी हैं, ये इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सैंधव सभ्यता से प्राप्त इमारत है। एक होता है हमारे पास स्नानागार, दूसरा होता है हमारे पास अन्नागार। स्नानागार का मतलब होता है जहाँ काफी बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है यूज करने के लिए। लाइक आप उसमें नहाते भी हो, ठीक है, कपड़े धोते हो, या कोई भी अदर आप उसमें वर्क करते हो, वो स्नानागार में काउंट किया जाता है। दूसरा हमारे पास होता है अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी मात्रा में अनाज इकट्ठा किया जाता है।
जैसे पहले मंडिया तो थी नहीं, ठीक है जी, तो मंडिया तो थी नहीं, तो वो एक ना अन्नागार बना लेते थे, एक मिट्टी का बहुत बड़ा बना लेता था, कुआं सा बना लेते थे और उसमें सारा जो अनाज था वो सारा उसकी कलेक्शन करके उसमें डाल देते थे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं, स्नानागार और अन्नागार। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ये देखो आपको ना ये बड़े अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जो लोथल पड़ता है गुजरात में पड़ता है और कालीबंगन पड़ता है हमारा राजस्थान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुकुट वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है एक शील 3 मुख वाले देवता जिसके 3 मुंह 3 फेस हैं, वो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता या भैंसा विराजमान है। उस मूर्ति के जो उसके अराउंड में विराजमान है, एक तो हाथी, घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, सॉरी, यहाँ पे घोड़ा वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि उस टाइम में घोड़े के कहीं साक्ष्य ही नहीं मिलते। हाथी मिलता है, गेंडा मिलता है, चीता मिलता है, भैंसा मिलता है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मैंने आपको रिसेंटली पिछली स्लाइड में दिखा दिया है, एक नर्तकी थी, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकर मिलता है। जो उसकी मोहरें थी, जो उसके कॉइन थे, उन पर एक पशु की अंकर मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। देखिए कितनी अजीब बात है ना कि जो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। अगर हम आज के उसमें देखें ना, हम साइंस के उसमें देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐड कर रखा है। लेकिन जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं वो एक्चुअल में हमेशा सच नहीं होता, वो कुछ कल्पनाओं के आधार पर लिखा जाता है। कुछ बोलते हैं कि इतिहास में फैक्ट और डेट चलती है, लेकिन ये फैक्ट और डेट्स भी ना कल्पनाओं के आधार पर ही चलती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार दूसरी सभ्यता से होता था, जो एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी और एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सभ्यता दोनों आपस में टच में थी, मतलब कनेक्ट थी, तो ये वहां से व्यापार करते थे। तो ये कहाँ से क्या व्यापार करते थे, तांबा, चांदी, सोना, ये सब कहाँ कहाँ से करते थे, ये आप इसमें लिस्ट में पढ़ लेना। क्विज में आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे हम। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए बना हुआ था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी या कोई भी सभ्यता थी, उस पे ना एक वर्ग का हमेशा बोलबाला रहा है कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और इसमें भी देखो डिफाइन किया गया है। जो निचला वर्ग था, निम्न वर्ग था, वो निचले पायदान पे रहते थे और जो उच्च वर्ग थे वो ऊंचे पे रहते थे। तो जब भी कोई बाढ़ वगैरह आती थी, है ना, या कोई भी दूसरे सभ्यता के अटैक करते हैं, तो वो ना निचले निम्न स्तर के लोगों को फेस करना पड़ता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। जो पर्दा प्रथा थी वो भी इस सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना उसमें शवों को दफनाते थे और जो मोहनजोदड़ो थे उसमें जलाते थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। लोथल एवं कालीबंगन में युगम समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। देखो कभी भी किसी भी सभ्यता का विनाश होता है तो वो एक पर्टिकुलर एक कारण नहीं होता। ये तो सिर्फ हम एक या दो कारणों को ऐसे मतलब बताने के लिए, है ना, याद कर लेते हैं कि बाढ़ उसका कारण था, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता। हम मानते हैं कि ये सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी, है ना, तो नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है। लेकिन इसका इतनी बड़ी सभ्यता, अगर बाढ़ आई मान लो, ठीक है, वो थोड़े थोड़े इलाके को डिस्ट्रॉय करेगी। ये तो है नहीं कि पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर कुछ ना कुछ लोग तो बचेंगे ही, है ना। ये तो है नहीं कि सारे बाढ़ में बह के मर गए, वो तो नहीं होता ना।
तो जब भी किसी सभ्यता का विनाश होता है, पर्टिकुलर उसका एक कारण, एक रीजन नहीं होता, उसके बेहद रीजन होते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसके काफी रीजन बताए हैं। वो उसकी पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने नहीं लगाई है, सिर्फ आप ये याद रख लेना कि बाढ़ को उसका मेन कारण माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नोट, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे ये देखिए एक लिस्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये है प्रमुख स्थल। ठीक है जी, ये है प्रमुख स्थल और कौन सी नदी के किनारे बसे थे, इनकी लोकेशन क्या थी, इनको किसने डिफाइन किया, वो सारी लिस्ट है। इसको आप याद कर लेना, क्विज में इसको डाला जाएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी और उसकी लोकेशन कहाँ थी, पाकिस्तान था, गुजरात था, क्या था, भारत था, क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छे से सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, और प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर तो बनता ही है। ठीक है जी।